न्याय देगा? हमको न्याय देने वाला कौन है, बताओ आप। We should get justice. My mother should get justice. उसको बहुत लगा है. I saw her with my eye. हमारे देश में अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी के नीचे कोई इंसान मर जाता है तो गाड़ी चलाने वाले को उसी दिन या अगले दिन तक बेल तक मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल की सजा होती है। मतलब कुछ नहीं है, किसी एक की आप जान ले लो और बड़ी आसानी से आप बाहर आ जाते हो। हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉज आए हैं जिसके बारे में कई लोगों ने लेटेस्ट भी लिखे हैं। आज हम उसी नए कानून में से किसी एक कानून को उठाएंगे और आज के इस केस को जोड़कर आपके सामने रखेंगे। इस कानून में रोड एक्सीडेंट को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया गया है और इसे 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट तक कर दिया गया है। नए कानून के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आकर जख्मी हो जाता है या मर जाता है और आप बिना पुलिस को इत्तला किए, बिना किसी मजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को इत्तला किए हुए वहां से भाग जाते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग सेक्शंस लग सकते हैं और यहाँ तक कि आपको 10 साल की सजा हो सकती है। ये बहुत अच्छी चीज है, कम से कम 10 साल की सजा लोगों के अंदर एक डर पैदा करेगी। लेकिन इसी कानून का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है या वो जख्मी हो जाता है और आप उसी समय पुलिस को या मजिस्ट्रेट को या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो आपके साथ नरमी बरती जाएगी, यानी कि आपको कम से कम सजा मिलेगी। 10 साल की जगह आप 5-6 सालों में बाहर आ जाएंगे। हमारे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2022 में पूरे 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। हमारे देश में हर 3.5 मिनट में कम से कम एक शख्स मारा जाता है इंडिया में, यानी कि हर 1 घंटे में 19 लोगों की मौत कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक ये जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं इसमें से 40% यानी कि 40% लोग कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1,68,000 में से करीब 40% लोग, जो कि बनते हैं पूरे 60,000 लोग, हर साल सिर्फ कार एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपने कार के पहिए तले किसी को रगड़ दे या कुचल के उसकी जान ले ले तो क्या उसके लिए भी ये रोड एक्सीडेंट लॉस मायने रखते हैं? जैसा कि हमारे देश में एक नया ट्रेंड सा शुरू हो चुका है, एक नई अफसोसजनक चीज, जिसमें लोग अपनी महंगी गाड़ियों से लोगों को कुचल तो देते हैं पर साथ ही साथ बच भी निकलते हैं। आज की कहानी भी मुंबई के एक रईसजादे, एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन के बेटे की कहानी है, जिसके BMW की न्यूज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में ये रईसजादा अपनी BMW से एक एक्टिवा को टक्कर मारता है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक्टिवा पे बैठे दोनों हस्बैंड और वाइफ उसकी बोनट पर जाकर गिरते हैं। पति किसी भी तरह अपने आप को उस बोनट से अलग करके नीचे कूद जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने आप को बोनट से अलग नहीं कर पाती। वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाती है, लेकिन वो रईसजादा कंटिन्यू अपनी गाड़ी चलाता रहता है और लगभग 2 किलोमीटर तक इसी तरह अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाता है, जिससे उस औरत की उसी समय निर्दय तरीके से मृत्यु हो जाती है। ड्राइविंग सीट से उस रईसजादे को साफ साफ दिख रहा था कि उसके बोनट पे एक महिला पड़ी हुई है, पर वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में आगे भगाता हुआ ले जाता है। और वो महिला जो उसकी बोनट पे गिरी हुई थी, वो डरी हुई, सहमी हुई, क्या पता वो तब तक जिंदा भी थी या नहीं। 2 किलोमीटर तक वो ड्राइवर कंटिन्यू ड्राइविंग करता रहता है। उसके बाद अचानक से ब्रेक मारता है, वो महिला उसके बोनट से नीचे गिरती है और वो वहां से भाग जाता है। तो क्या किसी को 12 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से रगड़ देना या अपनी बोनट पर बिठाकर 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाना भी रोड एक्सीडेंट में आएगा? कत्ल के लिए कम से कम फांसी या उम्र कैद की सजा है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? रोड एक्सीडेंट में लाकर क्या इन्हें छोड़ दिया जाए? आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक कहानी मुंबई की है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मेरा नाम है राम चौधरी। आज की कहानी भी मुंबई के एक आम परिवार की कहानी है, जिसमें एक माँ बाप अपनी बेटी के साथ बहुत ही आम जिंदगी बिता रहे थे। ये दोनों माँ बाप पेशे से मछुआरे का काम करते थे, जो कि ढेर सारी मछलियां बंदरगाह से खरीदते थे और उसे लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे, और यही इनका पेशा था। ये कहानी है कावेरी और प्रमोद की। कावेरी की उम्र लगभग 40 साल थी और प्रमोद की उम्र लगभग 45 साल से 50 साल के बीच की थी। ये दोनों पेशे से मछुआरे थे और मुंबई के वर्ली इलाके में बहुत ही आम जिंदगी बिता रहे थे। क्योंकि ये पेशे से मछुआरे थे तो इनका डेली का रूटीन था कि ये बंदरगाह जाते थे, थोक के भाव में मछलियां खरीदते थे और उसके बाद इन मछलियों को वो लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। ये कहानी शुरू होती है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को ये दोनों मियाँ बीबी सुबह सुबह बंदरगाह की ओर निकल जाते हैं।
वहाँ से ये ढेर सारी मछलियाँ खरीदते हैं और उन मछलियों को लेकर ये लोकल मार्केट में बेचने के लिए वहाँ से लोकल मार्केट की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्रमोद और उनकी पत्नी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती कि वो जल्दी से जल्दी लोकल मार्केट पहुंचे ताकि लोकल मार्केट में वो अपनी मछलियां बेच सकें। पर ये दोनों दंपत्ति जैसे ही वर्ली पहुंचते हैं तभी एक तेज रफ्तार BMW इनको पीछे से आकर टक्कर मारती है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि प्रमोद और उनकी पत्नी हवा में उछल पड़ते हैं और इनकी बदकिस्मती देखिए, हवा में उछलने के बावजूद ये दोनों दंपत्ति उसी कार के बोनट पर जाकर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर प्रमोद और उनकी पत्नी गाड़ी के बोनट पर पड़ी हुई थी और यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय कंटिन्यू अपनी गाड़ी चलाता जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। प्रमोद ने जैसे तैसे करके बोनट से नीचे छलांग लगा दी पर उनकी पत्नी बदकिस्मती से उसी बोनट में जाकर फंस गई। नीचे कूद जाने के बाद प्रमोद ये सोचते हैं कि शायद ड्राइवर के अंदर कुछ न कुछ इंसानियत तो बची हुई होगी और वो गाड़ी को रोक देगा, पर ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय मानो उसके अंदर एक हैवान और एक शैतान सवार हो गया था। वो कंटिन्यू अपनी गाड़ी चलाता रहा। वो अपनी सीट से बैठकर साफ साफ देख सकता था कि उसके बोनट पर कोई महिला गिरी पड़ी है, पर वो अपनी गाड़ी रोकने के बजाय 2 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। मुंबई में हम सब जानते हैं कि मुंबई देर रात तक सोती है और सुबह देर उठती है। पूरा सड़क सुनसान था और इसी का फायदा वो ड्राइवर उठाता है। 2 किलोमीटर की गाड़ी चलाने के बाद जो ड्राइवर था वो जोर से ब्रेक मारता है जिससे बोनट पे फंसी हुई महिला नीचे गिर जाती है। उसके बाद ये गाड़ी लेकर वर्ली सीलिंग पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस गाड़ी में से एक नौजवान निकलता है, उसके बाद एक ड्राइवर, और वो अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर भाग निकलते हैं। यह महिला सड़क किनारे बेसुध और लावारिस की तरह पड़ी हुई थी और ये दोनों अपनी BMW कार को वहीं पर छोड़ते और वहां से भाग निकलते हैं। जिस जगह पर प्रमोद गिरा हुआ था वहां पर कुछ नेक इंसान आते हैं, वो पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस आ जाती है और उसके बाद एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया जाता है और प्रमोद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पे इत्तेफाक की बात यह है कि प्रमोद जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनका इलाज किया जाता है और थोड़े ही देर के बाद उन्हें होश आ जाता है, यानी कि उनकी जान पूरी तरीके से बच जाती है। पर जैसे ही उन्हें होश आता है वो अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ उनकी पत्नी लावारिस की तरह सड़क पर पड़ी हुई होती हैं। कुछ लोगों का ध्यान उनकी पत्नी के ऊपर जाता है तो वो एम्बुलेंस बुलाते हैं। यह एम्बुलेंस में उस महिला को बैठाकर जैसे ही सरकारी नायर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, यहाँ पर कावेरी को मृतक घोषित कर दिया जाता है। शायद उनकी जान उसी समय सड़क किनारे ही हो चुकी थी। अब इन दोनों की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यहाँ पे प्रमोद को जब होश आता है तो वो पुलिस वालों से अपनी बीवी के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह BMW वाले ने उन्हें टक्कर मारा और घसीटते हुए उनकी बीवी को आगे ले गए। उन्हें होश तो आ गया था, उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, पर उनकी बीवी के बारे में वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्योंकि पुलिस दोनों एक्सीडेंट का पता लगा चुकी थी और क्योंकि वो दोनों एक्सीडेंट को रिलेट कर पाती है और इसीलिए प्रमोद को अब ये बताया जाता है कि उनकी पत्नी अब नहीं रही। पुलिस जैसे ही प्रमोद को उनकी पत्नी के बारे में इत्तला करती है, प्रमोद जोर जोर से रोने लगता है और वो पुलिस वालों को सिर्फ 2 लाइन बोलता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती, अगर वो अपनी गाड़ी रोक देता तो शायद उनकी पत्नी आज जिंदा होती, पर वो गाड़ी नहीं रोकता और उनकी पत्नी आज मरी है तो सिर्फ और सिर्फ उस BMW वाले की वजह से ही मरी है। क्योंकि अभी एक हिट एंड रन केस बन गया था तो पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई में हर तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं और ये कैमरास कई बार इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा मदद करते हैं और इस केस में भी इन कैमरास ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। पुलिस ने यहाँ पर अपनी तफ्तीश शुरू की, पर पुलिस को दूसरी तरफ एक लावारिस BMW मिलती है। इस BMW के नंबर प्लेट के साथ कुछ न कुछ तो छेड़छानी की गई थी और यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल झंडे भी लगे हुए थे इस BMW के ऊपर, उसके साथ भी कुछ न कुछ छेड़खानी की गई थी। पुलिस की नजर BMW के विंड स्क्रीन पर पड़ती है। वहाँ पर भी एक शिवसेना का एक लोगो था जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर से पुलिस ये पता लगा लेती है कि गाड़ी का रियल ऑनर कौन है। तब पता चलता है कि इस गाड़ी का मालिक, जिसका नाम है राजेश शाह, जो शिवसेना का एक ताकतवर नेता था। कभी न कभी वो पालघर का शिवसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा हुआ करता था। शिवसेना के दोनों गुट यानी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों गुटों में राजेश शाह की अच्छी खासी पहचान थी। जब ये पूरी शिवसेना एक ही हुआ करती थी उद्धव ठाकरे की, तब उद्धव ठाकरे ने ये पूरा जो पालघर इलाका और थाने का जो इलाका है ये एकनाथ शिंदे को दिया हुआ। उस समय एकनाथ शिंदे के जो खास लोगों में जो एक नाम था वो था राजेश शाह का। तो उस समय एकनाथ शिंदे ने राजेश शाह को ही पालघर का इंचार्ज बना दिया था। मुंबई के पॉलिटिशियन
राजेश शाह का एक अपना बिजनेस भी है और वो है स्क्रैप डीलिंग का बिजनेस, यानी कि कबाड़ का कारोबार। ये कारोबार अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारोबार है। कहा तो ये भी जाता है कि राजेश शाह का स्क्रैप डीलिंग का और ये जो कबाड़ का व्यापार था वो इतना ज्यादा बड़ा था, इतना बड़े पैमाने पे था कि वो शिवसेना को अच्छा खासा फंडिंग कर पाता था। अब कहानी वापस से केस पे आती है। पुलिस को गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर से ये पता चल गया था कि ये गाड़ी राजेश शाह की थी, पर पुलिस को ये बात जब पता चली कि ये गाड़ी शिवसेना के एक बहुत ही बड़े नेता की है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के एक खास आदमी की है, तो पुलिस यहाँ पे सतर्क हो जाती है। फिलहाल जो पुलिस होती है वो छानबीन और पूछताछ करने के लिए राजेश शाह के घर पहुंच जाती है। जब राजेश शाह के घर पुलिस पहुंचती है तो उनसे पूछताछ की जाती है। यहाँ पे छानबीन और पूछताछ में जब पुलिस वाले राजेश शाह से ये पूछते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो राजेश शाह धीरे धीरे सीधी तौर पर सारी चीज अपने ड्राइवर पे डाल देते हैं, जिसका नाम था राजश्री। वो ये बताते हैं राजेश शाह की ये गाड़ी राजश्री ही चला रहा था। पर दूसरी तरफ पुलिस के पास जब सीसीटीवी प्रूफ आते हैं और सीसीटीवी में जूम करके ये देखा जाता है कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो पुलिस का डाउट सारा क्लियर हो जाता है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कोई और होता है। यहाँ पर पुलिस को एक और बात पता चलती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह बैठा हुआ था वहाँ पे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ राजेश शाह यही बताने में पुलिस को लगा हुआ था कि वो गाड़ी उनका ड्राइवर ही चला रहा था। पुलिस को गुमराह करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और पुलिस को झूठ बोलने के जुर्म में पुलिस राजेश शाह को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस राजेश शाह को गिरफ्तार करती है, ये न्यूज लोकल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और ये भी सामने आता है कि ये शिवसेना का एक बहुत बड़ा नेता है। इन सभी के बीच एकनाथ शिंदे आगे आते हैं और वो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये बोल देते हैं कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, और यहाँ पर पुलिस राजेश शाह को गिरफ्तार कर लेती है। मुंबई पुलिस को यहाँ पे हरी झंडी मिल जाती है। वो सीधे तौर पे राजेश शाह उनके ड्राइवर को उठवा लेते हैं और उनसे थोड़ी सी सख्ती के साथ पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस लगातार उनसे यही सवाल पूछती है कि आप लोगों ने पुलिस से झूठ क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला कि गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा था, और इन सभी के बीच आपका बेटा है कहाँ पे, आप उन्हें जल्दी से जल्दी पेश कीजिए। जब राजेश शाह ने अपना जुबान नहीं खोला तो पुलिस ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके बेटे मिहिर शाह के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किए, उसके फोन के लोकेशंस को चेक किए और पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किए, क्योंकि ये न्यूज एक सनसनी न्यूज बन चुका था और ये लोकल मीडिया बहुत ही अच्छी तरीके से इस न्यूज को कवर कर रहा था। जल्दी जल्द ये न्यूज वायरल हो जाती है। यहाँ पे पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह रात में 11 बजे अपने दोस्तों के साथ BMW में जुहू की तरफ निकलता है। जुहू में रात में 1:40 पे वो एक बार में जाते हैं। बार में पहुंचने के बाद मिहिर शाह उनके दोस्तों ने कम से कम 17,400 रुपए की शराब पी ली और ये सारा पेमेंट मिहिर शाह का एक फ्रेंड करता है। जब उनका फ्रेंड और मिहिर शाह उस बार से बाहर आते हैं तो सीसीटीवी फुटेज में वो इजीली कैप्चर्ड हो जाते हैं। वहाँ पर मिहिर शाह का एक फ्रेंड मर्सिडीज कार लेके आया होता है। मिहिर शाह अपने ही फ्रेंड के मर्सिडीज कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। कुछ समय आगे जाने के बाद मिहिर अपने दोस्त की मर्सिडीज से बाहर निकलता है और अपनी BMW में जाकर बैठ जाता है, जिसको ड्राइव मिहिर का ड्राइवर राजश्री कर रहा होता है। गौर करने वाली बात यह है कि 24 साल का मिहिर अपने दोस्त के मर्सिडीज से उतरता है और अपनी BMW में जाकर बैठ जाता है। तब तक रात के करीब 2:30 बज चुके थे और अब भी मिहिर को घर नहीं लौटना था। क्योंकि मिहिर अभी नशे में होता है तो इसलिए वो गाड़ी चलाने के लिए राजश्री को बोलता है और गाड़ी यहाँ पर राजश्री चला रहा होता है। वो राजश्री को ये बोलता है कि चलो साउथ मुंबई चलते हैं, यानी कि मरीन ड्राइव चलते हैं। वही मरीन ड्राइव जहाँ पर अभी थोड़ी दिन पहले इंडियन क्रिकेट टीम आई थी तो एक बहुत ही बड़ा परेड निकाला गया था। मिहिर शाह को पता था कि रात के वक्त सड़क पे पूरी सन्नाटा होता है, ज्यादातर लोग मुंबई में देर से ही जागते हैं और इसीलिए वो अपने ड्राइवर राजश्री को यही बोलता है कि चलो मरीन ड्राइव चलते हैं। मिहिर शाह को उनका जो ड्राइवर है राजश्री अब वो मरीन ड्राइव लेके जाता है। मरीन ड्राइव पर मिहिर शाह थोड़ा बहुत बैठता है, घूमता है, ऐसे ही टाइम पास करता है और अब जो है समय अब वो सुबह होने वाली है। क्योंकि अब सुबह होने वाली होती है तभी मिहिर शाह राजश्री को ये बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, पर गाड़ी तुम नहीं चलाओगे, तुम बराबर में बैठोगे और गाड़ी मैं चलाऊंगा। BMW की स्टीयरिंग मिहिर खुद संभालने लगता है। यहाँ पे मिहिर अपनी BMW ड्राइव करने लगता है। एक तो वो रात भर सोया नहीं होता और बार का खुमार अभी भी उसके सर पर चढ़ा हुआ होता है और दूसरी ही तरफ पूरी सड़क सुनसान होती है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मुंबई में ज्यादातर लोग लेट ही जागते हैं और इसीलिए मिहिर अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार ले लेता है। ऐसे अमीरजादे और ऐसे अमीर लोगों के लिए यही आइडियल टाइम होता है कि अपनी गाड़ी में तेज रफ्तार करके, और पास में अगर BMW हो तो रफ्तार को क्या ही देखना। मिहिर शाह नशे में इतना ज्यादा चूर था
कि वो गाड़ी की रफ्तार कितनी थी मिहिर शाह को खुद नहीं पता थी। जब इनकी BMW कार वर्ली पहुंचती है, तेज रफ्तार के कारण मिहिर को ये भी नहीं दिखता कि उनके आगे एक एक्टिवा जा रही है। मिहिर अपनी BMW की पूरी रफ्तार के साथ उस एक्टिवा को जोर से टक्कर मारता है। मिहिर की BMW की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि एक्टिवा एक तरफ जाकर गिरती है और एक्टिवा पर बैठे हुए दोनों लोग हवा में उछल जाते हैं। हवा में कलाबाजी खाते हुए वो दोनों उसी कार के बोनट पर आकर गिरते हैं जिसे मिहिर शाह ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर के बाद प्रमोद जो है वो तो नीचे गिर जाता है और कावेरी कार के बोनट में फंसी रह जाती है और मिहिर गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी जोर से भगाता रहता है क्योंकि सड़क पे सन्नाटा है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। 2 किलोमीटर तक मिहिर अपनी बोनट पर कावेरी को बैठाकर उसी तेज रफ्तार से भगाता रहता है और सी लिंक आने से पहले वो गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाता है जिससे कावेरी नीचे गिर जाती है। कि मिहिर को ये पता था कि आगे सी लिंक के आगे एक टोल टैक्स भी है, अगर वो वहां जाता है तो वहां पे फंस जाएगा, तो इसीलिए वो और उसका ड्राइवर जो था वो गाड़ी छोड़कर वहां से भाग जाता है। गाड़ी छोड़कर भागने से पहले मिहिर अपने ड्राइवर राशि को पहले ही उतार देता है और उसे बोलता है कि तुम ऑटो लो और घर पहुंचो, और उसके बाद गाड़ी को दूसरी सुनसान जगह जाकर वहां पर रोक के वहां छोड़ देता है। अभी तक मिहिर का पता नहीं चला है। मुंबई पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर चुकी है, उनके बाप को अरेस्ट कर चुकी है, पर मिहिर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मुंबई पुलिस को यह भी शक है कि मिहिर शाह हो सकता है तो देश छोड़कर भी भागने के आसार हैं। इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, उसके पास पासपोर्ट है, कई देशों के उसके पास वीजा पड़े हुए हैं, हो सकता है वो देश छोड़कर भाग गया हो। और इसीलिए मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि अगर उसे किसी भी एयरपोर्ट पे देखा जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ पर मुंबई में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। मुंबई के शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि भले ये आदमी मेरे पार्टी का क्यों ना हो, पर जो कानून है कानून अपना काम करेगी और न्याय मिलकर रहेगा। तो उद्धव ठाकरे ने भी बयान दे दिया मीडिया में कि इस केस में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कानूनी कार्रवाई हो जाए, हो सकता है मिहिर पकड़ा भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर पिछले के सारे केसेस भी उठा के देख लें, केसेस में यही देखने को मिलता है या तो 6 महीने या 1 साल में आसानी से बेल मिल जाती है। वो तो अच्छा हुआ मिहिर की उम्र कम से कम 24 साल हो गई, नहीं तो पिछले केस की तरह इसे भी 300 वर्ड का रोड सेफ्टी का कुछ ऐसे लिखने के लिए बोलते और लास्ट में इसे भी बोल देते कि जाओ बेटा घर जाओ। कभी मौका मिले फिर किसी को उड़ा देना, बोनट पे आगे तक ले जाना, यही होगा। और आप देख लीजिए इस केस में आगे क्या होगा। हम सब जानते हैं जब जब ये बड़े लोग ऐसे केसेस में शामिल हुए हैं तो इसका अंजाम क्या होता है। वो मुकदमा लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक जाते जाते कहाँ खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। पैसे में ताकत है और उस ताकत का एहसास इन बिगड़ैल रईसजादों को हो जाता है। 2 टाइप के रोड एक्सीडेंट होते हैं। एक होता है जिसमें इंसान की गलती बहुत ही अचानक से सब कुछ हो जाता है, जैसे कि यू टर्न लेते वक्त या अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। या दूसरा हादसा होता है जिसमें आप बुनियाद खुद तैयार करके आते हैं। आप दारू पीते हैं, आप ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। गाड़ी के नीचे आप किसी को रौंद रहे हैं और गाड़ी के बोनट पे किसी को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या सरकार को यही सज़ा देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के तरीके और मौत की वजह को लेकर हर एक केस को अलग से स्टडी करना चाहिए और उसी स्टडी के बेस पे सज़ा मिलनी चाहिए। आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए स्टोरी के साथ, तब तक देखते रहिए। बाय बाय।